नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ था उसके बाद आपसे जो सवाल पूछे गए थे नए पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के, उन सवालों पर हम आप लोगों से बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। जी, MS सोगरवाल, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, क्या आप सभी हाजिर हैं इस क्लास में? जरा मैं देख लेता हूं आप लोगों तक मेरी बातचीत पहुंच रही है। बबीता पुनिया सर जी आ जाओ, लेट हो गया। तो जरा बताइए आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है, जरा अवगत कराइए आप सभी। जी, रस्ते देख रही है कब? तो चलिए आज की बातचीत हम लोग करते हैं। जो वन रक्षक और वन पल भर्ती परीक्षा में सवाल आपसे पूछे गए पेपर में, उन सभी पर बातचीत करते हैं। जी तपेंद्र जेठू जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर को आयोजित हुई। दोनों पारियों के पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड क्या सवाल पूछे गए उन पर बातचीत करते हैं। प्रवीण चित्रा जी, प्रियंका बामणिया, सभी को हाँ आवाज आ रही है। चलिए तो बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था उस पेपर में, वो है कि राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई। तो आपको बहुत लंबे समय से यह बात पढ़ाई जा रही थी कि आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी राजस्थान के दो जगह खोली जाएगी। एक तो राजस्थान के कहां पर, जयपुर के अंदर, और एक राजस्थान में कहां पर, जोधपुर के अंदर। इन दोनों जगह पैरा खेल अकादमी की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो जोधपुर तो है लेकिन बीकानेर नहीं है। फिर बात, बीकानेर भी नहीं है और उदयपुर भी नहीं है। फिर यहां जयपुर है सही लेकिन उदयपुर नहीं है। इसका सही आंसर है जोधपुर और जयपुर के अंतर्गत पैरा खेल अकादमी शुरू करने की बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 के अंदर ये घोषणा की गई थी कि हम लोग क्या करेंगे, अलग से खेल अकादमियों की स्थापना करेंगे। तो ये दोनों खेल अकादमियां जरूर ध्यान रखनी है, आगामी परीक्षाओं में भी यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अगले सवाल पर बात करते हैं। पैरा खेल अकादमी राजस्थान के दो स्थानों पर। इसके अलावा आप लोगों को आर्चरी अकादमी भी पता होगा। आर्चरी अकादमी कहां पर, डूंगरपुर में। इसके अलावा मेरे दोस्तों हॉकी अकादमी कहां पर, ये उदयपुर के अंदर। इसके अलावा बास्केटबॉल अकादमी कहां पर, जैसलमेर में। बास्केटबॉल अकादमी कहां पर स्थापित करने की बातचीत हुई है, तो राजस्थान में बास्केटबॉल की अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी जैसलमेर के अंदर। ऐसी बजट में घोषणाएं हो चुकी है। अगले पॉइंट पर अगर हम लोग बढ़े तो अगला पॉइंट आपका क्या पूछा गया वो देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध किसके लिए है। आमागढ़ पर 3 बार अब तक परीक्षा में सवाल आ चुका है। इससे पहले भी पूछा गया आमागढ़ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या कहां पर स्थित है। तो ये आमागढ़ जयपुर के अंदर है मेरे दोस्तों। कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर में आप लोगों ने दो चीजों के नाम सुने होंगे, एक तो झालाना का नाम सुना होगा, झालाना, और एक आमागढ़। आमागढ़, ये दोनों के दोनों जगह जो है वो लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। लेपर्ड सफारी यहां पर क्या की गई है, शुरू की गई है। कहां कहां पर, तो झालाना और आमागढ़ जो है इन दोनों जगह पर ये बातचीत शुरू करने की घोषणा की गई है। तो जयपुर और झालाना के अंदर, आमागढ़ और झालाना में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई और शुरू भी कर दी गई है। तो यहां पर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पक्षियों के लिए खिंचन गांव जोधपुर का बड़ा प्रसिद्ध है। ये टाइगर सफारी भी यहां नहीं है। टाइगर सफारी रणथंभौर के अंदर आपको ध्यान रखनी है। लेपर्ड सफारी इसके लिए प्रसिद्ध है। हाथी सफारी भी नहीं है। हाथी गांव जो है वो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। आपको पता होगा जयपुर में जो गांव है वो क्या है, हाथी गांव, वहां पर स्थापित किया गया है। कुंडा की जगह नाम आपने सुना होगा, कुंडा। ये कुंडा कहां पर है, कुंडा जयपुर के अंदर है। वहां पर हाथी गांव जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो आमागढ़ रिजर्व जो है और झालाना जो है, ये दोनों के दोनों किसके लिए सत्यापित है या किसके लिए इनको शुरू किया गया है, तो ये लेपर्ड सफारी के लिए इनको शुरू किया गया अभी हाल ही में। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया जरा देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन जो नीति है, उस नीति के तहत कौन सी ऐसी जगह वहां उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आपको पता है एक उड़ान प्रशिक्षण अकादमी जो है उसकी स्थापना की जाएगी या किसी अन्य जगह की जाएगी, जरा बताइए। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जो उड़ियन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसने उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर क्या करने को लेकर के
उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोले जाने की घोषणा की है, उस जगह का नाम बताइए जरा। तो आप सभी एकदम सही जवाब दे पा रहे हैं। सपना चौधरी भी कह रही है सर किशनगढ़ में, ए इसका सही जवाब है। लीला गरवा जी भी कह रहे हैं। हाँ जी, और भी साथी बताइए जरा, कहां पर राजस्थान में एक उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी? किशनगढ़ में। आपको पता है पिछले दिनों जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 10 नई हवाई पट्टियां जो है राजस्थान में 10 नई हवाई पट्टियां जो है इनको विकसित करने के लिए क्या किया था, पैसा खर्च करने की घोषणा की गई और इसके लिए राशि भी दी गई थी। तो क्योंकि पता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव नजदीक आने की वजह से इन हवाई पट्टियों का सबका इस्तेमाल जो है वो ज्यादातर जो है वो नेता लोगों के लिए ही किया जाना है। तो अब उनकी मरम्मत की जाएगी और सब जगह उनको अच्छे से तैयार किया जाएगा। तो किशनगढ़ अजमेर में भी ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी किशनगढ़ अजमेर में भी है। लालगढ़ श्री गंगानगर नहीं, कोलाना झालावाड़ नहीं, नाल में भी एक हवाई अड्डा है, ध्यान रखना। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। इसके बाद में अगला सवाल है हमारे सामने, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना ने किस आयु वर्ग की जो बच्चियां हैं उन बालिकाओं को लक्षित किया गया है? तो स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुरू की गई स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चियां जो है जैसलमेर जिले में क्या की गई शुरू। अब की बार आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली का संबंध किससे? तो जैसाना आते ही आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंध है। और स्कूल की लाडली योजना जो है वो बालिकाओं के लिए लक्षित करके कहां से शुरू की गई है? राजस्थान में। ये राजस्थान में 10 से लेकर के 18 वर्ष के आयु वर्ग की जो बच्चियां हैं उनको वापस स्कूल से जोड़ने के लिए, स्कूल में उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जैसलमेर जिले के जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की शुरुआत यहां से की गई है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है जरा देखो। अरे भाग मत भाई, भाग मत। यहां पर शायद इसके बाद यही सवाल है और ये आपका 10 से 18 वर्ष एकदम सही है। 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शामिल किया गया। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? यानी रूफटॉप एनर्जी के मामले में कौन से? देखिए सौर ऊर्जा में हम पहले स्थान पर हैं, लेकिन छत पर अगर सौर प्लेटें लगा रखी है और उससे हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं तो पूरे देश में इसमें कौन से स्थान पर हम लोग हैं? तो पवन ऊर्जा में आप लोगों को पता है हम लोग 5वें स्थान के आसपास हैं, लेकिन चौथे स्थान पर इसमें नहीं है, तीसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर हम हैं। रूफटॉप एनर्जी का मतलब है ये आपका मकान है और मकान के ऊपर आपने सौर जो प्लेटें हैं वो लगा रखी है और उससे आप एनर्जी का उत्पादन करते हैं। तो उस मामले में पूरा राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर राजस्थान इसके अंतर्गत है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर की जाए तो क्या है जरा देखिए। यह है अगला सवाल कि तृतीय सुंदर कांतिलाल जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल व अनाया गर्ग को दिए गए। ठीक बात है साहब, ये दो व्यक्ति हैं, सोनल कलाल और क्या है, एक है आपका अनाया गर्ग। इन दोनों को यह पुरस्कार दिए गए। पेपर सेटर जो है ना, ये मानकर चलिए इसको सलाम करना पड़ेगा भाई साहब। कितना पढ़ता है इसका अंदाजा आप इन सवालों की प्रकृति से लगा सकते हैं। तमाम न्यूज़पेपर, तमाम सब चीजें देखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से सवाल छूट जाते होंगे, मगर ये पेपर सेटर की प्रकृति है कि उसने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और न्यूज़पेपर में जो खबरें आई है उसी से उसने सवाल बनाया है। तो तृतीय सुंदर कांतिलाल जोशी, राजस्थान पत्रिका में ये न्यूज जो है वो ऐसे कैसे छपी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था सुंदरलाल कांति जोशी पुरस्कार और उसके नीचे उसकी इमेज दी हुई थी। तो ये है सोनल कलाल और अनाया गर्ग जो है, इन दोनों को किस खेल में? तो ध्यान रखना ये सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार है ये लड़कियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सुंदर कांतिलाल जो गर्ग पुरस्कार है यह क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार बच्चियों को यानी लड़कियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह तीसरा पुरस्कार वर्ष 2022 में प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब एथलेटिक्स नहीं है, हॉकी नहीं है, बैडमिंटन नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? क्रिकेट है। रणजी जो खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने रणजी खेल में या अन्य प्रतियोगिताओं में क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है उन लड़कियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस वर्ष तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो। यहां पर है राजस्थान में निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? हाँ जी, हमका पढ़ाया हुआ सवाल हमारी परीक्षा में आ गया, इससे अच्छा क्या होगा? क्लास में रोज बताया है ये सवाल।
निक्षय से संबंधित 3 योजनाएं हमारी चलती है। निक्षय संबल योजना, क्या चलती है? निक्षय संबल योजना। एक चलती है निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना, ठीक है। निक्षय संबल योजना में अगर बीमारी जो है वो उसको क्या हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि उसको बीमारी भाई है, टीबी से संबंधित बीमारी उसको है, निक्षय से संबंधित एक ही बात पढ़ाई गई और उससे भी 2 सवाल एक ही पेपर में पूछे गए हैं। यानी निक्षय संबल से संबंधित या निक्षय टीबी से संबंधित 2 सवाल पेपर में आए हैं। देखना जरा, ये निक्षय संबल योजना में तो रोगी को सहायता प्रदान तो की जाती है, चिकित्सा सुविधा भी उसको उपलब्ध कराई जाती है। इस पोषण योजना में प्रति माह उसको 500 रुपए दिए जाते हैं। भाई कितने रुपए दिए जाते हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि निक्षय पोषण योजना के तहत रोगी को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो राजस्थान सरकार जो है वो 500 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, ये आपको समझना है। और 9 सितंबर 2022 को पूरे देश भर में देश के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। कितनी तारीख को? 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के अंदर भी और पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री जो है वो टीबी मुक्त भारत अभियान को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में निक्षय पोषण योजना और निक्षय संबल योजना जो है वो टीबी क्षेत्र में संचालित है। तो यहां पर है निक्षय पोषण योजना का संबंध कोविड-19 से नहीं है, हृदय रोग के मरीजों से नहीं है, कैंसर के मरीजों से नहीं है, टीबी है। और टीबी से ही आप लोग समझ लीजिएगा, निक्षय का मतलब होता है नी प्लस क्षय। नी प्लस क्या है? क्षय। जिसका नहीं हो क्या? क्षय। जिसका क्षय नहीं हो वो क्या है? निक्षय है। तो इसके बारे में आपको समझना है। चलिए अगली बातचीत और देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, स्किल विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किस स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो स्किल कौशल मंत्रालय जो है वो आपको पता है, अशोक चांदना जी का नाम आपने सुना होगा। अशोक चांदना जी उसके राज्य मंत्री हैं। अशोक चांदना जी जो है वो उसके राज्य मंत्री है। और अशोक गहलोत जो है ना, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके पास है वो मंत्रालय पूरा। अशोक चांदना जी ने ये पुरस्कार जो है वो क्या किए थे? वितरित किए थे। स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से राजस्थान में अशोक यादव, राकेश कुमार, सुनील कुमार। तो अशोक यादव जी जो है इनको क्या किया गया था? स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 किसको प्रदान किया गया? तो स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 जो है वो अशोक चांदना जी को प्रदान, अशोक चांदना जी ने अशोक यादव जी को प्रदान किया, ये समझना है। और अशोक चांदना जी के पास खेल मंत्रालय भी है, लेकिन ये इस विभाग के कौन से, ये ध्यान रखना, स्किल विभाग जो है, ये स्किल और कौशल विभाग जो है ना, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, उसके राज्य मंत्री भी हैं। और इसके कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अशोक गहलोत जी हैं, ये ध्यान रखिए। कितना अजब संयोग है, अशोक, अशोक और अशोक, तीनों अशोक जो है ना वो स्किल एम्बेसडर अवार्ड में शामिल आ गए। 3 अशोक आ गए। अशोक यादव को दिया गया, अशोक चांदना जी ने दिया, अशोक गहलोत जी इसके कौन से मिनिस्टर हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीनों बातें मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अगला सवाल आपका है, 2 खेल पुरस्कारों, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए जो राशि दी जाती थी पहले 1 लाख रुपए, कृष्णा पूनिया जी ने यह कहा कि अशोक गहलोत जी ये राशि जो है ना बच्चों की शिक्षा में कम पड़ती है ना। कृष्णा पूनिया ने कहा अशोक गहलोत जी से कि गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार में जो राशि आप देते हो ना वो राशि क्या पड़ती है? कम पड़ती है, आप उस राशि को बढ़ाइए थोड़ा। तो मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर उस बात को स्वीकार किया और कहा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार हम हर वर्ष जो है वो क्या करेंगे? प्रदान करेंगे 5-5 व्यक्तियों को। ठीक है? हाँ जी सर, यह अलग है क्या? अलग क्या है सर? चलिए ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके लिए दे रखा है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है ये 5-5 लोगों को प्रति वर्ष दिया जाएगा। कितने लोगों को? 5 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार और 5 को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ये गुरुओं को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाने वाला राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, और खिलाड़ियों को दिया जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार है। तो ये 5-5 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और 1 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने ये राशि 5 लाख रुपए इसकी कर दी है। कितनी लाख की कर दी है? 5 लाख रुपए इसकी राशि जो है वो बढ़ाकर कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस राशि को बढ़ा दिया। फिर चलिए इसके बाद में अगली बातचीत क्या थी सर, और भी बताओ जरा। इसके बाद में अगली बातचीत जो है वो है हमारे सामने
लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई। किन को स्वास्थ्य समस्या हुई? तो लंपी जो रोग है वो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, पक्षियों में नहीं हुआ, फसलों में नहीं हुआ, इंसानों में नहीं हुआ, ये मवेशियों में हुआ। और मवेशियों में भी मुख्य रूप से गाय या क्या है, बैल, गाय या क्या है, बैल, उससे संबंधित एक रोग है जिसका नाम क्या है, वो है लंपी डिजीज। लंपी डिजीज गायों में या बैलों में जो है वो समस्या सामने आई। यहां दे रखा है मवेशी, तो मवेशियों से संबंधित जो है वो लंपी डिजीज जो है वो आपके सामने आया होगा। चलिए इसके बाद में अगली अगर बातचीत की जाए तो वो क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेगी? तो आपको एक योजना का नाम याद रखना है, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, पुनर्भरण योजना, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 1 से 8 तक तो आरटी जो एक्ट है उसके तहत महिलाएं बच्चियां जो है वो निःशुल्क पढ़ रही है। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की बच्चियों को, बालिकाओं को, किसको, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राजस्थान में एक योजना लेकर आए और उसका नाम रखा गया इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। अब इसके तहत कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की बच्चियां जो वो क्या कर सकेगी, निःशुल्क अध्ययन कर सकेगी। 9वीं जो जवाब दे रहे हैं उन सबका गलत जवाब है मेरे दोस्तों। 9 से लेकर के 12 तक की जितनी भी बच्चियां हैं राजस्थान में आरटीई एजुकेशन जो है 2009 उसके दायरे को बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक की छात्राएं जो है वो उसमें निःशुल्क अध्ययन कर सकेगी। योजना का नाम मैंने बता दिया है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना इसका नाम रखा गया। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत जो है, अच्छा इसमें जो उत्तर लगा रखे हैं वो बता रहे हो आप लोग, इसमें गलत लगे हुए भाई ध्यान रखना। ये 12वां इसका सही जवाब होगा। कौन सी कक्षा? 12वीं कक्षा तक की जो बच्चियां हैं उनको राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा प्रदान अब की जाएगी। अरे भाई 8वीं तक तो पहले से ही दी जा रही थी राजस्थान में। राजस्थान में 8वीं तक तो पहले ही निःशुल्क है सबके लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अब लड़कियों के लिए 9 से 12 तक की शिक्षा जो है वो राजस्थान स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क होगी। वही 25% सीटें आरक्षित वाली बात है, 25% सीटें क्या है, आरक्षित रखी जाएगी। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल जो है वो ये वाला है कि 19 से 20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट राजस्थान में कहां आयोजित हुआ? तो कई बार आपको इस डीजी फेस्ट के बारे में बताया है। 19 से 20 अगस्त राजस्थान में डीजी फेस्ट जो है वो कहां आयोजित किया गया? जयपुर में। अब अगली बार आपसे पूछा जाएगा नवंबर 2022 में डीजी फेस्ट कहां आयोजित हुआ? कन्फर्म आएगा 100% कह रहा हूं आज ही कि नवंबर 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां पर किया गया? जॉब फेयर, ये सवाल आएगा। तो ध्यान रखना इसका आयोजन नवंबर में जोधपुर में किया गया। कब? नवंबर में जोधपुर में किया गया। और जयपुर में कब किया गया था? ये 19 से 20 अगस्त 2022 को जयपुर में किया गया था। और यहां से 9 से 13 नवंबर, 9 से लेकर के या 10 से लेकर के 13 नवंबर के आसपास जो है वो 3 दिवसीय ये आयोजन जोधपुर के अंतर्गत हुआ था। यस सर, मनोज सर ने पढ़ाया था ये। हाँ जी, तो चलिए इसके बारे में बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। नवंबर 2022 एकदम कंफर्म रट्टा मार लीजिएगा। हाँ, कोटा नहीं जोधपुर भी ऑप्शन आते ही आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। अगली बार वो यहां पर तिथि बदल कर देखा नवंबर की, तो आपको जवाब। इसके अलावा मेगा जॉब फेयर राजस्थान में कहां कहां पर आयोजित हुआ है? पहला मेगा जॉब फेयर जयपुर में आयोजित किया गया और दूसरा मेगा जॉब फेयर जो है वो बीकानेर में आयोजित किया गया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर का जो है वो आयोजन किया जाएगा। हाँ जी, आईटी जॉब फेयर, अरे भाई गलत मत समझो, आईटी जॉब फेयर का आयोजन तो है वो जोधपुर में किया गया, लेकिन मेगा जॉब फेयर का आयोजन पहले जयपुर में किया गया, उसके बाद बीकानेर में किया गया। ऐसे याद करना है, समझ गए? आईटी जॉब फेयर जो है वो यहां पर जोधपुर में, मेगा जॉब फेयर जयपुर और बीकानेर में आयोजित हुए। चलो सर आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या आया परीक्षा में? सवाल बहुत बेहतरीन आए भाई, पेपर सेटर ने बड़ी मेहनत की है, पढ़ने वालों से ज्यादा मेहनत वो कर रहा है। इसके बाद अगला सवाल बहुत ही शानदार है। कौन सी ऐसी परियोजना राजस्थान में शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? केवल आज की कोई करंट रिलेटेड बात नहीं पूछी उसने पुरानी सब योजनाएं जो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र से संचालित है, रेट वालों सुन लो, आज तक राजस्थान में शिक्षा से संबंधित आदम जमाने में भी कोई योजना चल रही है ना, तो उसको रट्टा मार लेना, क्योंकि पेपर सेटर जो है वो इस प्रकार की योजना जो है वो बड़े चाव के साथ क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहां पर पहला ऑप्शन तो आपको पता ही है, लोक जुम्बिश परियोजना 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए
ये लोक जम्बूस परियोजना चलाई गई, ठीक है। इसके बाद में गुरु मित्र योजना और जीवन धारा योजना। जीवन धारा का संबंध जो वो सिंचाई क्षेत्र से है, किससे? जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई क्षेत्र से है। जीवन धारा योजना का संबंध किससे? सिंचाई क्षेत्र से। इसका मतलब इसका संबंध शिक्षा क्षेत्र से नहीं है। गुरु मित्र योजना, सरस्वती योजना, लोक जम्बूस योजना, ये सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो शायद उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें गुरु मित्र योजना जो है वो राजस्थान में यूनिसेफ के सहयोग से चलाई गई। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से राजस्थान में गुरु मित्र योजना चलाई गई। जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई से है, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल बताओ सर आप। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कौन राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वाधिक है? तृतीय स्थान पर है। सबसे ज्यादा मवेशियों की अगर बातचीत की जाए उसमें राजस्थान में कौन से जिले में तृतीय स्थान है, उसमें आपको बताना है। जी बताइए, सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या की अगर बातचीत की जाए तो उसमें कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक है? बाड़मेर है, उसके बाद में जोधपुर है, उसके बाद में बीकानेर है और उदयपुर है। तो देखो थोड़ा सा सर कितना पढ़े हम, प्रश्न आएगा 150 200 क्या लिखा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखो भैया यहां पर हम लोग बातचीत करें, तीसरा पूछा इसने, आप दूसरा बता रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से। बोलो कौन सा ऐसा जिला है जिसके बारे में आप बात करें। सेकंड ग्रेड वालों को कितने तक के करंट अफेयर्स पढ़ना है? सेकंड ग्रेड वालों को अब नहीं पढ़ना है, नया करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है भैया, सीधी बात हम बता रहे हैं। दिसंबर का एक भी दिन का नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। नवंबर में भी 20 नवंबर तक का पढ़ लीजिएगा काफी है, 20 नवंबर तक का पढ़ लीजिएगा काफी है। हाँ जी चलिए सर जी, या तो को नहीं आवे। हाँ 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 हाँ, बाड़मेर देखिए सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, उसके बाद में जोधपुर में है, उदयपुर नहीं है। तो अब बच गया ऑप्शन कौन सा, आप अंदाजा लगा लो, बस समझ में आ जाएगा। यहां है राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो पहला नंबर बाड़मेर का है, फर्स्ट बाड़मेर है, सेकंड जो है वो आपका जोधपुर है। अब बच गया कौन सा? उदयपुर है नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपके सामने है। सर जी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के कौन से महीने तक करंट अफेयर्स आएगा? देखिए सीईटी में आप लोग जो है वो दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा भाई, है ना। उदयपुर बीकानेर एक ही ऑप्शन बचा है, फिर उदयपुर में नहीं है भाई। उदयपुर अगर आप बता रहे हैं तो गलत बात है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर हम करें तो अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया यूरेनियम में पढ़ाता पढ़ाता पागल हो गया, आपको 12 महीने से यही बात पढ़ा रहा हूं। यूरेनियम खंडेला, खंडेला ठीक है, रोहिला क्षेत्र सीकर, खंडेला रोहिला कहां पर भैया? सीकर। यहां पर नए यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं जहां पर क्या की जाएगी? यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का सीकर जिला यूरेनियम के लिए अभी हाल ही में चर्चा में आया है, आपको ये पता होगा। ठीक है सर, यूरेनियम जो है वो कहां पर? सीकर में इसका सही आंसर होगा। थोड़ा अंदाजा भी आप लोग अगर लगाओगे तो यूरेनियम वाला तो सवाल आपको बहुत बार पढ़ाया है। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत जो उत्पादन संयंत्र है वो कहां पर शुरू किया जाएगा? राजस्थान में 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो ये संकर का पूरा मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा है वेयर हैज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर विंड हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट स्टार्टेड इन द कंट्री ऑन मई 2022। मई 2022 में पहला सौर ऊर्जा पवन जो है सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया? तो अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर में। आपको पता होगा किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया एक तो, और मई में आपको एक भी पता होना चाहिए एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा यहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी 735 मेगावाट का शुरू किया जा रहा है। 735 मेगावाट का एनटीपीसी द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है और अडानी ग्रुप द्वारा यहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगाया जा रहा है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है सर? राजस्थान के किस जिले में सरस डेयरी ने 2022 को अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया? तो राजस्थान में सरस डेयरी का पहला जो है वो आपको पता होगा पद्मा डेयरी के नाम से। पद्मा डेयरी जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कहां पर शुरू की गई थी? तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में शुरू की गई थी। पद्मा डेयरी राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर जिले में शुरू की गई थी। राजस्थान के अजमेर जिले से पद्मा डेयरी का क्या है? संबंध है। एनटीपीसी सौर ऊर्जा, हाँ जी सी।
तो चलिए अगली बातचीत हम लोग आपसे करते हैं। गुरुजी ये क्वेश्चन अब तो सारे याद हैं, एग्जाम के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। घबराते हो एग्जाम में इसलिए भूल जाते हो। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, सबको होती है, ये सबके साथ परेशानी है। आते हुए भी गलत होते हैं, ये भी आपको पता होगा। आते हुए भी गलत होते हैं, ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं। अगला, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से मैंने आपको हजारों बार यह सवाल बताया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड वेलनेस सेंटर जो है, वेलनेस सेंटर राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वेलनेस सेंटर राजस्थान में कहां पर स्थापित हो रहा है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है खमनोर राजसमंद, खमनोर राजसमंद का नाम आपको बताया होगा। खमनोर राजसमंद जो है, यहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो इसका सही जवाब खमनोर राजसमंद है। आप इस क्लास में पढ़कर गए हो ये सवाल सब, कोई इक्का दुक्का सवाल छोड़ दिया जाए तो। राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर के रूप में चुना जा रहा है? तो आपको पता होगा क्षेत्र जो है जैसलमेर, देवगढ़ और आपका क्या है, फलोदी। जैसलमेर, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़। जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़। देवगढ़ कौन सा है? प्रतापगढ़। देवगढ़, प्रतापगढ़। और इसके अलावा मेरे दोस्तों फलोदी, जैसलमेर। फलोदी, जैसलमेर जो है, यहां पर क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों? विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन के क्षेत्र के रूप में उसको शामिल किया जा रहा है। बट अच्छे याद होता है, वो सब गलत होते हैं। हाँ, तो जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। देवगढ़ में ध्यान रखना पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, प्रतापगढ़ के अंदर है, जैसलमेर में, और फलोदी जोधपुर के अंतर्गत। ये सब ध्यान रखना। एक सीज सोलर एंड एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन भी है, वो भी कहां पर है? बाड़मेर वाला। ये ध्यान रखना, सीज जिसको अपन लोग कहते हैं, सोलर एंटरप्राइजेज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सीज बोलते हैं इसको, सीज बोलते हैं। और एक ट्रायंगल की आकृति में आपको पता होगा, ये बालोतरा, बाड़मेर और इसके अलावा जैसलमेर और फलोदी। फलोदी, फलोदी, फलोदी। इधर आप लोगों का कौन सा है भाई? ये बाड़मेर वाला, ठीक है, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा, ये बालोतरा, बाड़मेर और इधर जैसलमेर, ठीक है। तो ये फलोदी और बाड़मेर और जैसलमेर वाला क्षेत्र है, वो सीज के रूप में उभर रहा है, यानी सोलर एंटरप्राइजेज जोन के बारे में आपने लिखा है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर अगला क्या है जरा देखिए, प्रीट मेरे साथ तो आ हो चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये है कि 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है? राजस्थान का ऐसा दूसरा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है? न्यूनतम वन क्षेत्र देखिए, पहला तो है चूरू, पहला तो क्या है? चूरू है। इसके बाद बताइए आप, तो राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% वाले जिले हैं? इसमें सर जी कर्मचारी चयन आयोग को तो पतो ही कोनी की प्रश्न जावे। हाँ जी, बहुत स्टैंडर्ड के प्रश्न इनके द्वारा क्या किए गए, बनाए गए। चूरू में 77 पॉइंट, कितने? 77.69 है। और उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले का नंबर आता है, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले में है 92.97 और उसके बाद में जोधपुर का नंबर आता है मेरे दोस्तों। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन ने दिया नहीं बालक ने, तो जोधपुर का नंबर आता है जहां 109.2% जो है वो वन क्षेत्र, और जोधपुर के बाद गंगानगर और दौसा का नंबर आता है। गंगानगर और किसका नंबर आता है? दौसा का नंबर आता है। तो आपको शायद प्रतिशत का पता चल चुका होगा। न्यूनतम वन क्षेत्र मैंने बता दिया ये है। और अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर ये तो है वन क्षेत्र, और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अगर बातचीत की जाए, भौगोलिक क्षेत्र न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले जो हैं वो मैंने आपके सामने बताए हैं। हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, गंगानगर है और दौसा है। लेकिन यदि बातचीत की जाए तो राजस्थान के न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र वाले जिले, राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि चूरू के बाद में हनुमानगढ़ का नंबर आना चाहिए था, लेकिन हनुमानगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है हनुमानगढ़, तो हमको संपर्क करना पड़ेगा किससे? जोधपुर से। तो जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम कहां पर है? तो चूरू जिले के अंतर्गत है। जी कोमल सैनी जी, सभी को नमस्कार है, सभी को राधे राधे है। आगे पॉइंट देखो क्या है भाई, यहां पर गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर राजस्थान सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना,
देखिए गोल गोल गुरु, गुरु को बना दिया गांधी, गोलवकर और गांधी एक ही राशि है दोनों की, है ना। तो जवाहर जन भागीदारी योजना नहीं है, गलत बात। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना सही है। मुख्यमंत्री जन भागीदारी योजना नहीं। गुरु गोविंद जन भागीदारी योजना नहीं। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना इसका नाम कर दिया गया। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना, क्या होगा जन भागीदारी योजना के तहत? राजस्थान राजस्थान में सामान्य लोगों की भागीदारी के साथ पूरे क्षेत्र का विकास करना। एक मुख्यमंत्री जन भागीदारी योजना भी राजस्थान में संचालित है। मुख्यमंत्री जनजातीय जन भागीदारी योजना भी संचालित है जनजातीय क्षेत्र में। कहां पर? जनजातीय जो क्षेत्र है उदयपुर इत्यादि, इन जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य जन भागीदारी के साथ विकास करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आपसे पर्टिकुलर गोविंद गोलवलकर जन भागीदारी योजना पूछी जा रही है, तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना जो है इसमें नाम परिवर्तित करके ये कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ये है। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, क्या है अगला पॉइंट आपका? आजा रे, ओ भैया आगे आजा। राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक साइंस संस्था शुरू कहां की जाएगी? ये भी आपको क्लास में ही पढ़ाया। फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट या फोरेंसिक लैब राजस्थान में कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आपको पता है कि सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। अब आप जैसे पढ़कर जाते हो वैसा अगर आगे वाला पूछेगा तो फिर पेपर लेना क्या हुआ? सरदार पटेल राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय जो है, पुलिस विश्वविद्यालय जो है, यहां पर एक फोरेंसिक लैब इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो जयपुर नहीं, बीकानेर नहीं, कोटा नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर होगा। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फोरेंसिक साइंस संस्था, उनके लिए जरा बता देता हूं, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में फोरेंसिक लैब या फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ये आप लोग ध्यान सुन लेना। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, यहां पर है सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो है, हाँ जी यहां पर अगला सवाल यहां पर है, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? ये तो फोकट का नंबर दिया है आपको, है ना। क्या किया है? फोकट का नंबर दिया है। देखिए भाई, बड़ी संख्या में हमारे यहाँ ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जो सरकार के जो है वो हाथ पांव फूल जाते हैं उसका इलाज करवाने में, ठीक है। हाँ जी, ये जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें हमको याद रखनी है कि बहुत दुर्लभ बीमारियां हैं जिनसे ग्रसित जो बच्चे, कोक्लियर जैसी योजना जो है वो राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत उसका इलाज किया है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज सरकार के बस में नहीं है, सरकार के बलबूते में नहीं है। उनके लिए राजस्थान सरकार ने क्राउड फंडिंग यानी लोगों के साथ पैसा एकत्रित करके उनके इलाज कराने की बात शुरुआत की थी। तो यहां पर क्या है, ऐसी दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग नाम से एक क्या किया गया था, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। और क्राउड फंडिंग पोर्टल के माध्यम से ही राजस्थान में क्या किया जा रहा है, ऐसा पैसा एकत्रित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है क्राउड फंडिंग पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में ऐसी बातचीत शुरू की जा रही है। तो इसका सही जवाब है क्राउड फंडिंग पोर्टल। अगली बातचीत जरा सुनिए क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिला व बालिकाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार जो है वो 55,000 रुपए जो है उसकी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कितनी? राजस्थान सरकार के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता क्या करती है? प्रदान। 40 नहीं, 50 नहीं, 45 नहीं, 55,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। हाँ जी, राज संभल योजना अलग है भैया। चलिए आप अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपके सामने, आजा रे, क्यों दुखी कर रहा है बच्चों को। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने कितने तारीख को, जनवरी 8, 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, ऐसा राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय है? तो आपको पता है राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना 75वां जो है वो स्थापना वर्ष पिछले दिनों क्या किया था, पूरा किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना 75वां स्थापना वर्ष, और यहां पर जो है वो अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये डिजिटल लाइब्रेरी यहां पर क्या की गई है, शुरू की गई है। इसके अलावा यहां पर तीरंदाजी अकादमी जो है, तीरंदाजी या शूटिंग अकादमी जो है उसकी भी शुरुआत, शूटिंग अकादमी जो है उसकी भी शुरुआत, यहां पर ग्राउंड की शुरुआत यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी पिछले दिनों।
चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर करें तो क्या है 25 नंबर पॉइंट पर हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी किस खेल से संबंधित है? शालिनी पाठक का संबंध राजस्थान में किस खेल से है ये बताइए। शालिनी पाठक वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन। शालिनी पाठक का संबंध राजस्थान में किस खेल से है? तो शालिनी पाठक जो है वो कबड्डी की एक रेसलिंग खिलाड़ी है और कबड्डी से शालिनी पाठक का संबंध है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है शालिनी पाठक जो चर्चा में है और इसका संबंध जो है वो कबड्डी खेल से है। कौन से खेल से है? कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी खेल से है। इसके बाद में अगले सवाल पर अगर हम लोग चर्चा करें आपसे तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सरिता मोर का संबंध किस से है? सरिता मोर भी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है लेकिन जूडो से नहीं, जिम्नास्टिक्स ने नहीं, गोला फेंक से नहीं और कुश्ती से संबंधित है। ये राजस्थान से संबंधित सरिता मोर है क्या ये बताइए जरा। आप सर्च करिएगा आज दिन भर में कि सरिता मोर का संबंध किस जिले से या किस राज्य से है। लेकिन इसका खेल इंटरनेशनल खिलाड़ी है ये भी, और कुश्ती खेल इनका है। कौन सा है? कुश्ती। वो अभी बात की वो कबड्डी है ना, ये कुश्ती है। रेसलिंग जो है वो कुश्ती के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कबड्डी अलग खेल है, कुश्ती अलग खेल है। तो रेसलिंग किसको कहते हैं? कुश्ती को कहते हैं रेसलिंग, है ना। कबड्डी को कबड्डी कबड्डी कहते हैं। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल, सरिता मोर का संबंध कुश्ती से है। वोटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 34 की नहीं, 32 की नहीं, 43 की नहीं, 40 की नहीं, 43% जो है वो तेंदुओं की संख्या में। देखिए झालाना जो है वो भी पूछा गया है और आमागढ़ भी पूछा गया है। दोनों ने पेपर सेटर में एक साथ दोनों पेपर बनाए हैं, ऐसा आपको पता चल रहा होगा सवालों को देखकर। सवालों की प्रकृति देखकर आपको यह अंदाजा तो हो ही गया होगा कि सवाल जो पेपर सेटर ने बनाए हैं वो एक साथ बैठकर बनाए हैं। पहले पेपर में झालाना और आमागढ़ जो है वो किस लिए चर्चा में, ये सवाल पूछा। दूसरी पारी में उसने पूछा कि आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व तेंदुओं की संख्या में आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका मतलब उसने ये दोनों एक ही न्यूज से उठाई है खबरें, हाँ, और ये 43% इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए जब भी पेपर एक जैसे बन रहे हैं, एक से अधिक पारियों में है, तो ध्यान रखना पेपर एक साथ ही बनते हैं और आप पहली पारियों के पेपर जरूर देख लें, आपको लगभग आइडिया हो जाए कि सवाल कहां से उठा रहा है पेपर सेटर। अगला, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क राजस्थान में कहां बनाए जाने के लिए बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 में राजस्थान में ई वेस्ट जो है ना, जैसे टीवी है, जैसे मोबाइल है और इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसके टूट जाने पर जो वेस्ट यानी कचरा इकट्ठा होता है उसको एकत्रित करने के लिए या रिसाइकिल करने के लिए, देखिए उसको एकत्रित करने के लिए राजस्थान में अलग अलग चरणों में जो है 3 चरणों में अभियान चलाया गया। लेकिन अब आपको देखना है रिसाइकलिंग के लिए राजस्थान में पार्क भी बनाया जा रहा है। इसके रिसाइकलिंग के लिए राजस्थान में जयपुर में इसके लिए पार्क भी बनाया जा रहा है। जयपुर में इसके रिसाइकलिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट या पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। और आज का ये सवाल देखिए, जगदीप धनखड़ के बारे में हम रोज बात करते हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव से संबंधित है, चिड़ावा से संबंधित है। ये राजस्थान के रहने वाले शेखावाटी से दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। इनके सामने मार्गरेट आल्वा जो है वो ध्यान रखना, मार्गरेट आल्वा जी ने चुनाव लड़ा लेकिन बहुत बड़े मार्जिन के साथ इनको हार का सामना करना पड़ा। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करें। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिमी बंगाल जो है उस पश्चिमी बंगाल के क्या थे? राज्यपाल। हाँ जी, क्या है सर मेरे फाइनल, चलिए क्या है जरा देखते हैं। इसके बाद में अगले सवाल पर आइए और शायद ये अंतिम सवाल है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए पहले पेपर में पूछा टीबी से रिलेटेड एक बात, है ना। पेपर एक साथ कैसे बने हुए पता चल रहा है आपको कि पहले पेपर जो था उसमें टीबी से रिलेटेड एक सवाल पूछा, दूसरे में भी सर मेरा बीएससी फाइनल 1 नंबर का ग्रेस है तो क्या 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। ग्रेस से धो के लगाया हो, 7-7 नंबर लोगों को लगते हैं ग्रेस के, तो भी नहीं होती, तो कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी, है ना। यहां पूछा है स्वास्थ्य विभाग ने तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के लक्ष्य करने के लिए एक उद्देश्य टीबी मुक्त राजस्थान अभियान आरंभ कर रखा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त राजस्थान अभियान शुरू कर रखा है और इस अभियान के तहत 2025 तक जो है वो कहां तक किया जाएगा? टीबी मुक्त किया जाएगा। तो 2025 तक भारत भी टीबी मुक्त और राजस्थान भी टीबी मुक्त हो,
इसके लिए हमने एक अभियान जो है वो क्या कर रखा है, चला रखा है। तो 2025 तक क्या किया जाएगा, भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए 9 सितंबर 2022 को देश की राष्ट्रपति ने क्या किया था मेरे दोस्तों, दिल्ली से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया था। टीबी मुक्त भारत अभियान भी दिल्ली से राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए तो मित्रों, आज की ये क्लास यहाँ पर विराम देते हैं। आपसे बहुत सारे सवालों पर मैंने बातचीत की है, उम्मीद है आपको ये सब आते होंगे और ऐसे ही सवालों को देखकर तैयारी करोगे तब सिलेक्शन के नजदीक पहुंच पाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।